हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। यूपी पुलिस के 4 पेपर लीक हुए थे, उसमें 17 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें जीके या फिर जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? आपके सामने ऑप्शन है चिल्का लेक, पंचभद्रा साल्ट लेक, लोनार क्रेटर लेक, कोलेरू झील। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि चिल्का लेक। जो चिल्का लेक है दोस्तों, वो भारत के राज्य उड़ीसा के अंदर पड़ती है और यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून लेक है। और दोस्तों, ये भारत की ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है ये। कौन सी? चिल्का लेक। और इसकी लोकेशन कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। ये जो कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट जो इसमें है पंचभद्रा और लोनार लेक। दोस्तों, ये दोनों की दोनों लेक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी लेक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने अभी बताया चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लेक बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक है लोकटक लेक। दोस्तों, लोकटक लेक पड़ती है उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में कहां पर? मणिपुर राज्य के अंदर पड़ती है। तो ध्यान रखना है आपको, लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक है। और इसी लोकटक लेक के अंदर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये इसी लोकटक झील के अंदर स्थित है, जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। इसलिए भी यह लेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा पुलिकट लेक। पुलिकट लेक दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पड़ती है। ऐसे ही आपसे दूसरी लेक पूछी जा सकती है। कौन सी? डल लेक। डल लेक दोस्तों कहां पर है? श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। नेक्स्ट ऐसे ही पूछी जाएगी आपसे पांगोंग सी लेक। पांगोंग सी लेक दोस्तों कहां पर है? लद्दाख के अंदर है। तो इस प्रकार से आपको कुछ लेक्स के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। और एक और याद रखना आपको बता दूं, वुलर लेक। वुलर लेक भी दोस्तों कहां है? कश्मीर घाटी में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 रंगों से। जो श्वेत प्रकाश होता है दोस्तों, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिनको हम विबग्योर के नाम से भी याद रखते हैं। विबग्योर मतलब वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर 7 रंग हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो 7 रंग है, इन 7 रंग में 3 रंग ऐसे होते हैं जो मूल रंग होते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं? गब्बर के नाम से, यानी कि GBR। गब्बर के नाम से आपको याद रखना है। G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। ये कुल मिलाकर 3 कलर हैं जिनको हम मूल रंग के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये जो 7 रंगों में विभक्त होती है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे एक ये प्रिज्म की आकृति है। इस प्रिज्म की आकृति पर जब हम जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? डिस्पर्ज हो जाएगी, ठीक है। कितने कलर में? 7 रंगों में। तो ये रंग अलग अलग दिखते हैं हमें। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? हमारा प्रिज्म है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? विक्षेपण के नाम से जानते हैं। विक्षेपण बोले तो डिस्पर्जन, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। विबग्योर में कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं, 3 रंग इसमें मूल होते हैं। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। और कितने कलर में? 7 रंगों में, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, जैसे ये क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जो कि कंगारुओं का देश कहा जाता है। तो इसका जो ये पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। और ये जो पूर्वी तट पर है, ये नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर तक फैली हुई 1400 मील तक की, कितने मील? 1400 मील। 1400 मील की ये एक ऐसी संरचना है जिसको हम अंतरिक्ष अर्थात स्पेस से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो देखो कितनी है?
1400 मील है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जीवों के द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर होगा कि सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता है। और इंडोनेशिया का नाम आते ही आपके मन में आना चाहिए कि यहाँ का एक द्वीप है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सुमात्रा द्वीप के नाम से। ऐसे ही जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक सबसे दक्षिणी कंट्री है। तो इसकी कुल मिलाकर 3 राजधानी है। वो तीनों राजधानी कौन कौन सी हैं उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे पहली है प्रिटोरिका। प्रिटोरिका दोस्तों इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। नेक्स्ट ब्लोएमफॉन्टेन, ये क्या है दोस्तों? इसकी जुडिशियल कैपिटल है। और तीसरी है दोस्तों केप टाउन, ये इसकी क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसकी 3 कैपिटल हैं। किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की आपको कैपिटल भी देख लेनी है। देखो दोस्तों, यहां से आपको एक एनालिसिस करना है कि जो भी टॉपिक आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। जैसे अभी हमने कैपिटल का टॉपिक किया, साथ ही साथ हमने लेक का टॉपिक भी देखा। उससे पहले हमने देखा साइंस में एक कलर से रिलेटेड टॉपिक देखा, यानी कि आपसे लाइट के बारे में भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक का नाम देखना है और उसको क्लियर करके चलना है, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन हमारी संविधान सभा ने एक टेम्परेरी अर्थात अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हमारे एक संविधान सभा के अध्यक्ष चुने थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको कब चुना था? इनको चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग होती है, जिसके अंदर परमानेंट अर्थात स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ठीक, इतनी बात आप याद रखोगे। लेकिन ये तो पूछे गए हैं आपसे अध्यक्ष का नाम, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उपाध्यक्ष थे 2। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनके भी याद रखने हैं कि उपाध्यक्ष कितने थे? 2, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। इन 389 में से 292 आते थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 आते थे देसी रियासत अर्थात प्रिंसली स्टेट से, और 4 आते थे दोस्तों चीफ कमिश्नरी अर्थात मुख्य आयुक्त के प्रांत से। और ये जो 4 क्षेत्र थे इनमें कौन कौन आते थे? तो इनमें आता था एक दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा मारवाड़ कुर्ग और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत होते थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। 93 देसी रियासत, 292 ब्रिटिश इंडिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 389 अर्थात 389 मेंबर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का बंटवारा हो गया, तो बंटवारे के बाद दोस्तों 90 सीट चली गई थी कहां पर? पाकिस्तान में, और 299 रह गई थी कहां पर? इंडिया में। यह भी आपको याद रखना है कि बंटवारे के बाद भारत में कुल मिलाकर सीट्स की संख्या कितनी रह गई थी? 299 अर्थात 299। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रथम विधि मंत्री थे अर्थात फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। साथ ही साथ जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति थी,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति में कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। किसकी? ड्राफ्टिंग कमेटी की। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना होती है। इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, अर्थात आयरन मैन के नाम से। साथ ही साथ इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनकी याद में हम क्या मनाते हैं? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, अर्थात नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि इनकी याद में गुजरात के अंदर एक विश्व की सबसे ऊंची बनाई गई है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, उसकी हाइट कितनी है? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आपको बतानी है। ठीक है, वैसे लिख दिया था मैंने, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड पता हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हरिसेन थे। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की संस्कृत में रचना की गई थी। नेक्स्ट, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो अंगूर की खेती, उपज और कटाई है दोस्तों, उसको हम विटीकल्चर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं उनकी आकृति बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। और दोस्तों ये भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि छत्तीसगढ़। जो बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है, जिनकी आकृति बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती है। अब दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य बना था। और किस प्रकार से इसको याद कराया था कि छत्तीसगढ़ को आप लिखो इस तरीके से, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मतलब 26वां राज्य है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि 27वां, 28वां और 29वां जो राज्य बना था भारत का कौन कौन सा था? हालांकि 29वां राज्य बना था हमारा क्या? तेलंगाना। लेकिन उसको जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वो हमने ब्रेक कर दिया था स्टेट को। किस में? 2 यूनियन टेरिटरी में, एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो इस प्रकार वर्तमान में आज भी कितने राज्य हो चुके हैं? फिर से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको इनका पता है, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी कि 26वें नंबर का कौन सा बना, 27वां कौन सा बना, 28वां कौन सा बना, 29वां कौन सा बना। फिर एक राज्य खत्म हो गया, यानी कि 29 से फिर से क्या हो गया? 28 हो गए। और जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे उनकी संख्या कितनी हो चुकी थी? 9 हो चुकी थी। 9 के बाद फिर जो दमन एंड दीव था और दादरा एंड नागर हवेली था उसको फिर से मर्ज कर दिया। 9 से घटकर इनकी संख्या भी यूटी की कितनी हो गई थी? 8 हो गई थी। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? पहाड़ियों से रिलेटेड है। तो हमें पहाड़ियों के बारे में भी जानकारी लेनी है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? K2 है, जो कहां पर पड़ती है? ट्रांस हिमालय में है। कहां पर है दोस्तों? ट्रांस हिमालय में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। लेकिन हिमालय की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है दोस्तों? कंचनजंगा। और कंचनजंगा दोस्तों कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में, और इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहोगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है क्या? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है दोस्तों? 8850 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है ये कहां पर है? ये नेपाल और जो तिब्बत है उसके बॉर्डर लाइन पर पड़ती है। जो K2 है ये कहां पर पड़ती है? ट्रांस हिमालय में। और कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा जो सिक्किम में है ये पूरे विश्व की कौन सी? पूरे विश्व की 3rd हाईएस्ट पीक है। ठीक, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाएगा
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि ट्रांस हिमालय में है 8,611 मीटर। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक, अगर हिमालय की पूछी जाएगी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो होगा आंसर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। लेकिन अगर पूछी जाएगी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो आप लगाओगे आंसर K2, क्योंकि K2 कहां पर है दोस्तों, ट्रांस हिमालय में है, लद्दाख के अंदर। ठीक है, ठीक, इस K2 को दोस्तों हम भारतीय उपमहाद्वीप में गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये वही चोटी है K2। ठीक, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी कौन सी है, कंचनजंगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो आपको बताना है कि जो श्रीलंका और भारत हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं किसी संकीर्ण चैनल के द्वारा। पाक जलडमरू मध्य है यानी कि पाक स्टेट, और दूसरा मन्नार की खाड़ी। अब ये जो जलडमरू मध्य होते हैं इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक डमरू के आकार का कोई ऐसे आकार बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक वाटर बॉडी ये रही W1, एक वाटर बॉडी ये रही W2, और यहाँ पर क्या आ रहा L1 यानी कि भूमि 1 और L2 यानी कि लैंड 2 भूमि 2। तो ये जो जलडमरू मध्य होती है दोस्तों ये वाली, इसका काम होता है दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि W1 प्लस W2 का काम करना होता है कनेक्ट करने का, किसका, जलडमरू मध्य का। अभी दिखाऊंगा मैप के थ्रू कि किस कौन सी कहाँ पर किसको जोड़ती है। साथ ही साथ आपको दूसरा याद रखना है कि ये दो लैंड बाउंड्री को आपस में अलग करती है। कौन, जलडमरू मध्य है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये है क्या, पाक स्टेट। ठीक है, और ये जो बीच में आपको ये श्रृंखला दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं दोस्तों राम सेतु, यानी कि एडम्स ब्रिज भी इसको हम बोल देते हैं, एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो पाक स्टेट है ये वाली पाक स्टेट यहाँ पर क्या पड़ती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट किससे कर रही है ये, गल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, समझ में आपके कि पाक स्टेट बंगाल की खाड़ी को किससे कनेक्ट कर रही है, गल्फ ऑफ मन्नार से, यानी कि वाटर बॉडी 1 को वाटर बॉडी 2 से कनेक्ट कर रही है। साथ ही साथ दूसरा आपको याद रखना है इसका दूसरा काम क्या है कि दो लैंड बाउंड्री को आपस में अलग करना। यह है दोस्तों हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया का एक स्टेट पड़ता है तमिलनाडु, और ये रहा यहाँ पर श्रीलंका। तो इंडिया को और श्रीलंका को दोनों को यानी कि दो भूमि को आपस में अलग करने का काम कौन कर रही है, पाक स्टेट। तो इसका दूसरा काम क्या हुआ, लैंड बाउंड्री 1 से लैंड बाउंड्री 2 को डिस्कनेक्ट करना। तो ये काम होता है किसका, स्ट्रेट अर्थात जलडमरू मध्य का। ठीक है, स्ट्रेट को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, जलडमरू मध्य बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक, अब यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम मैंने अभी बताया आपको क्या, एडम्स ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम। ये जो रामेश्वर है दोस्तों ये भारत के पंबन आइलैंड पर है। किस पर, पंबन आइलैंड पर। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि जो रामेश्वर है वो किसका भाग है, वो भारत का भाग है। ये भारत के पंबन आइलैंड अर्थात पंबन द्वीप पर बसा हुआ है कौन, रामेश्वरम। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, इसका श्रीलंका का एक द्वीप है जिसको हम कहते हैं मन्नार। तो ये यहाँ तक एंड होता है इसका, यानी कि भारत के पंबन द्वीप से शुरू होता है और पंबन द्वीप में भी कहाँ से, धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक इसकी क्या है, लेंथ है, किसकी, राम सेतु की, एडम्स ब्रिज की। अब समझ में आ गया आपके। स्ट्रेट का काम होता है दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करना। वाटर बॉडी 1 क्या है, बे ऑफ बंगाल, दूसरी क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसने क्या करा, पाक स्टेट ने इसको जोड़ दिया। दूसरा, दो लैंड बाउंड्री को आपस में डिस्कनेक्ट करना, इंडिया को श्रीलंका से अलग कर दिया, किसने, पाक स्टेट ने। ठीक, समझ में आ गया आपके। अब अगर आपसे कभी नॉर्थ से साउथ में लोकेशन लगाने के लिए पूछ लिया जाए तो क्या लगाओगे, सबसे ऊपर बे ऑफ बंगाल, उसके नीचे पाक स्टेट, उसके नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है, ये क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों
सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों, जो सोनपुर मेला है वो बिहार राज्य के अंतर्गत लगाया जाता है। अब मैं आपको सभी मेलों की लिस्ट दिखा देता हूं जो कि आपको याद करनी है। देखो, ये इस तरीके से स्लाइड लगी, हालांकि मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। जैसे हॉर्नबिल महोत्सव, ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? नागालैंड में। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक, तो इस प्रकार के काफ़ी सारे त्योहार, उत्सव और मेले, इन सभी की ये लिस्ट है, आपको देख लेनी है। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक डे को मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। तो ध्यान रखना है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाना है। तो आपको सभी के सभी डे की लिस्ट भी आपको याद रखनी है। कभी आपसे दिवस देकर इसकी तारीख पूछ लेगा, कभी तारीख देकर दिवस का नाम पूछ लेगा। नेक्स्ट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को दोस्तों हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है 5 जून। 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक लिस्ट और दिखा रहा हूं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपसे पूछा गया है। कल को आपसे कोई भी इस प्रकार की कोई भी डेट आपसे पूछी जा सकती है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेनी है आपको। देखो, एक बार अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे हम कुल्ह कहते थे। तो देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कुल्ह किसे कहते हैं। इसका प्रयोग मेन रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है, यानी कि HP के अंदर। होता क्या है दोस्तों, देखो, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल लगाना, बोरवेल करना, इनका निर्माण वहाँ पर संभव ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो छोटी स्थानीय नहरें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कुल्ह बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड है क्या? हिमाचल प्रदेश। इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में जो ट्यूबवेल है या फिर बोरवेल है उनका निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद है दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यानी कि जो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं वो हमारे सर्वोच्च पद अधिकारी होते हैं जनगणना संगठन के। जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट हुई नियमित, यानी कि रेगुलर जनगणना होने लगी 1881 से। इसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना कराई जाती है, जो कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना किसका विषय है, तो आप कहोगे 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उन तीनों में से ये किसका है? संघ सूची का विषय है, अर्थात यूनियन लिस्ट का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और ये आर्टिकल 246 के अंदर आता है। जो 2011 में जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, और कुल मिलाकर वो कौन सी जनगणना है? 15वें नंबर की जनगणना है। आपसे पूछा गया था जनगणना आयुक्त के बारे में। तो नेक्स्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। और प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? W. प्लाडेन। जनगणना का जो हमारा आदर्श वाक्य रहा है 2011 का, वो रहा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऐसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और हमारी जो साक्षरता है वो कितनी है दोस्तों? 73 है। से लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 943 वुमेन पर 1000 हस्बैंड, यानी कि 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुष पर हमारा क्या है? लिंगा अनुपात है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो विश्व में रैंकिंग है वो कौन से नंबर की है? तो फिलहाल कौन से नंबर की है? सेकंड की। और फर्स्ट पर कौन है दोस्तों? चाइना है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। कितनी?
19.98 करोड़। और ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसके बाद से भारत में अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई। और ये भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? कुल मिलाकर 15वें नंबर की और स्वतंत्रता के बाद 7वें नंबर की। तो इस प्रकार से आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और देख लेना है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो उसके हिसाब से लगा लेना है। नेक्स्ट है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसका आंसर है महाकवि कालिदास की जो साहित्यिक कृति है उसका नाम है कुमार संभवम। दूसरा आपको याद रखना है कि कल्हन ने कौन सी लिखी थी? राजतरंगिणी। ऐसे ही जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा ने लिखी थी दोस्तों यामा। और इसके लिए इनको 1982 में क्या मिला था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। किसको? महादेवी वर्मा को। किसके लिए? यामा के लिए। और कल्हन ने क्या लिखी थी? राजतरंगिणी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने क्या लिखी है? कुमार संभवम। एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको। नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भुवनेश्वरम। और भुवनेश्वर दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपको बताना है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अभी हमने लास्ट में डिस्कस करा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फाओ, WTO इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखो, अगर कोई जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र में रह रही है और उसकी जो जनसंख्या है वो अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई, अगर शहरी क्षेत्र में किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शहरीकरण ही तो कहेंगे, अर्बनाइजेशन ही तो कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है क्या? अशोक। जो अशोक का पेड़ है वो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? सारस है। ऐसे ही अगर राज्य पशु पूछ लिया जाए तो पशु कौन है दोस्तों? बारहसिंगा। किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और अगर फूल मतलब कि पुष्प उसको पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या है? फ्लावर का प्लास। ठीक है, प्लास क्या है? यूपी का राज्य फूल है, राज्य पुष्प है। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों, सुरहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य है, सुरहताल फेमस सेंचुरी है, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? तो दोस्तों ये है कहां पर? ऑप्शन डी यानी कि बलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त है? तो ये हम सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर जॉब सर्च करते हैं तो उनको सभी को पता रहता है कि ये कौन सा है? लिंक्डइन। लिंक्डइन दोस्तों एक ऐसा ऐप है जहां पर आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसको लेके? नौकरी तलाशने को लेकर। और दोस्तों इसकी जो लॉन्चिंग डेट है लिंक्डइन की, ये है दोस्तों 5 मई 2003। 5 मई 2003 को लिंक्डइन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो हम सभी को पता है कि जो मथुरा है वो किसकी जन्मभूमि है भाई? भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है क्या? मथुरा। तो इसको याद रखना है कि भगवान श्री कृष्ण जी से
संबंधित है क्या? मथुरा। और दोस्तों इस मथुरा को जैसे जो हमारे पुराणिक ग्रंथ होते थे, पुराणिक साहित्य होते थे, उनमें मथुरा को सूरसेन नगरी या मधु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मधु नगरी आ जाए, मधुपुरी आ जाए या फिर सूरसेन नगरी आ जाए, ये सारे के सारे मथुरा के ही नाम हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोविंद देव मंदिर आपको देखने को मिलेगा, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये सभी मथुरा के अंदर ही स्थित हैं और ये भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। और भगवान श्री कृष्ण जी के जो जन्म स्थली भूमि कहा जाता है वो क्या है? मथुरा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिकंदरा। दोस्तों जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है और अकबर का शासनकाल रहा था 1556 से लेकर सन 1605 ईस्वी तक। तो 1605 ईस्वी में ही यह मकबरा बनना शुरू हुआ था, जो बनकर कब तक तैयार हुआ था? 1613 तक। अब हम बात करते हैं अकबर से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदु के बारे में। जैसे हमने बताया कि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था और इसी के शासनकाल में दोस्तों एक युद्ध होता है 1556 में, जिसको हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं, यानी कि थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। ठीक है, इस वॉर में जो अकबर था वो विजय हो गया था विद द हेल्प ऑफ किसकी? बैरम खां की मदद से। ठीक है, और इस युद्ध में जो हार गया था वो कौन था? हेमू विक्रमादित्य। तो इसमें हेमू विक्रमादित्य की हार हो गई थी और जो बैरम खां था जिसके संरक्षण में अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, यानी कि गद्दी पर बैठा था 1556 ईस्वी में, इसकी मदद से यानी कि बैरम खान की मदद से हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया गया था सन 1556 के पानीपत के तीसरे युद्ध में। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 1564 में इसने जो जजिया कर होता था उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसने फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास में पड़ता है, यानी कि आगरा से लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है फतेहपुर सीकरी, इसकी स्थापना भी बाबर ने ही की थी। नेक्स्ट इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किसका दोस्तों? बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा कब बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात विजय के उपरांत। जब इसने गुजरात को जीत लिया था तब इसने बुलंद दरवाजे की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट 1582 ईस्वी में इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, या फिर इसको हम तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। तो ये धर्म भी किसने चलाया था? अकबर ने ही चलाया था। दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही। ठीक, कब चलाया था? 1582 में। तो इतने पॉइंट आपको अकबर से याद रखने हैं। फिर अकबर के बाद में कौन आ गया था? इससे आगे जहांगीर। ठीक, और जहांगीर में देखो जहां पहले लगा है, इसके बाद क्या आता है? शाहजहां। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जहां पहले लगाया तो जहांगीर पहले आया, उसके बाद शाहजहां, जहां बाद में लगाया तो इसका बेटा कौन था? शाहजहां। ठीक है, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। कुछ इस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है। और दोस्तों अकबर के कार्यकाल में नवरत्न भी थे, उनके भी नाम आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हुरका। हुरका बोल लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है और ऐसा नृत्य दोस्तों यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही किया जाता है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसको हम BHU कहते हैं, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। लेकिन किसकी मदद से ये की गई थी दोस्तों? डॉक्टर एनी बेसेंट। जो डॉक्टर एनी बेसेंट थी उनके सहयोग से पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1916 में की थी। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों वाराणसी के अंदर। और हमें एक बात और याद रखनी है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इन्होंने अखिल भारतीय
हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना भी किसने की थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही। और दूसरी बात, वर्ष 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों UPSSF, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF का पूरा नाम है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश ने निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। नेक्स्ट, विमुद्रीकरण अर्थात डीमोनेटाइजेशन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? देखो हम सभी ने विमुद्रीकरण को देखा था, यानी कि डीमोनेटाइजेशन को, तो इसको किस और नाम से भी जाना जाता है? तो हम सभी को पता है कि इसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि भाई जब नोटबंदी हुई थी तो उसको हम डीमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये कब हुई थी? तो इसकी तारीख तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, 8 नवंबर 2016 के दिन क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। और इस नोटबंदी में दोस्तों जो 500 और 1000 के नोट थे उन दोनों नोटों को ही बैन कर दिया था। तो ध्यान रखना है आपको, 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नोटबंदी, जिसको हम विमुद्रीकरण या फिर डिमोनेटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इस नोटबंदी के बाद में जो सबसे पहला लॉन्च होने वाला नोट था वो कौन सा था? 2000 का नोट था, जो कि पिंक कलर का आपने देखा भी होगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो नोटबंदी हुई है ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। सन 1946 में हुई थी पहली बार, उसके बाद 1978 में हुई और अब कब हुई थी? वर्ष 2016 में। तो ये वाली तो हम सभी ने देखी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसकी डेट भी 8 नवंबर 2016 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई डोंट नो कि आपसे क्यों पूछ लिया इसको यूपी पुलिस में, ये लॉ से रिलेटेड है। वैसे आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ कि भाई इसका आंसर होगा होल्डिंग, यानी कि धरती। जब एक पट्टे को कोई व्यक्ति धारित करता है किसी वचनबद्ध या अनुदान के तहत तो उसको हम होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? देखो अगर कोई ईमेल में भरोसेमंद सोर्स बनकर दुर्भावनापूर्वक आपका यूजर आईडी, नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड ये सारे के सारे चुराने का प्रयास करता है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों फिशिंग। तो याद रखना है आपको, इसको फिशिंग के नाम से जाना जाता है। इसको हम चीटिंग नहीं कहते, इसको हम लॉजिंग नहीं कहते, इसको सोर्सिंग नहीं कहते, इसको किस नाम से जाना जाता है? फिशिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो देखो दोस्तों जो टका है वो बांग्लादेश की करेंसी है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जो रुपये करेंसी है, रुपये करेंसी कितनी कंट्री की है? तो आपका आंसर होना चाहिए जो रुपये करेंसी है वो कितनी कंट्री की है? 8 कंट्री की है। और उनके नाम क्या क्या है? तो उनको आपको इस तरीके से याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के द्वारा हमें क्या आता है? एसएमएस आता है। और जब एसएमएस आएगा दोस्तों तो एसएमएस आई यानी कि एसएमएस 2 बार आया है, आपको तो बड़ी खुशी होगी जानकर कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस आया है। तो P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, M फॉर मालदीव, सेशेल्स और I फॉर इंडिया और नेक्स्ट I फॉर इंडोनेशिया। तो ये कुल मिलाकर कितनी कंट्री हैं? 8 कंट्री हैं जिनकी करेंसी क्या है? रुपया है। ठीक, पीएनबी, एसएमएस, आई
यानी कि पंजाब नेशनल बैंक से जब एसएमएस आया आई, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ याद रखना है। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भाई पंजाब नेशनल बैंक से एसएमएस आई, आपके खाते में पैसा आया। P4 पाकिस्तान, N4 नेपाल, B4 भूटान, S4 श्रीलंका, M4 मालदीव्स, S4 सीशिल्स, I4 इंडोनेशिया और नेक्स्ट आई मीन्स इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आई मीन्स इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। उनको भी आपको हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है बांग्लादेश से निकल कर कि वहाँ पर मिलिट्री ने कुछ कर लिया है, यानी कि तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ पर जो शेख हसीना थी वो इंडिया आ चुकी हैं और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, अब वो किस तरीके से डैमेज होता जा रहा है, ये सारी अपडेट्स आपको रखनी चाहिए जब तक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। देखो आपको बताना है कि कौन सी लाइन सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है लाइन, क्योंकि भाई जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, पूरे देश से ही इसका कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्यों के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो देखो ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है, अभी बताता हूँ, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है, नेक्स्ट स्लाइड मैंने बना रखी है उसमें बताता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उन सभी को जान लेते हैं। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है, जिसको हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जानते हैं। जीएसटी के लिए 122वें नंबर का बिल लाया गया था, लेकिन आप सभी को पता है कि जितने भी बिल लेकर आए जाते हैं वो कभी पास नहीं होते, उनमें से कुछ बिल पास होते हैं और कुछ बिल रह जाते हैं। तो इसलिए ये जो पास हुआ बिल, ये 101 नंबर का संशोधन हुआ था संविधान में, यानी कि जब 122वें नंबर के संविधान संशोधन बिल को अप्रूवल मिला तो ये कौन से नंबर का संशोधन हुआ था, 101 नंबर का। और 101 नंबर का जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, वर्ष 2016 में। ये भी बात आपको याद रखनी है, और इसी के तहत भारत में जीएसटी को लागू कर दिया था। तो आपसे जो हाईली चांसेस बनते हैं क्वेश्चन पूछने के, तो ये पूछा जाएगा कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा 101, यानी कि 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ वर्ष 2016 में, उसके माध्यम से भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी में दोस्तों 15 डिजिट होती हैं और इसमें 4 रेट हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और एक है दोस्तों, एक और नई जो रेट मानते हैं हम 0% की भी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है, क्योंकि ये 3 जगह पर कैटेगराइज है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है? तो दोस्तों कच्छ जो लोकेशन है वो गुजरात के अंदर पड़ती है, और यहाँ पर कांदला पोर्ट, जिसको हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, ये बंदरगाह कच्छ गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें सारे के सारे जितने भी इंडिया के पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट,
सारे नहीं, मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट की संख्या भारत में कितनी है? 13 है। उनमें से 12 तो गवर्नमेंट के हैं और एक प्राइवेट पोर्ट है। ये 13 पोर्ट क्या है? मेजर पोर्ट है, इसलिए मैं आपको इनको दिखाना चाहूँगा स्लाइड के थ्रू। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के जो कच्छ में पड़ता है उसका नाम क्या है? कांदला बंदरगाह है, और उसको हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, ये रही आपके सामने स्लाइड। इसमें स्लाइड में 6 बंदरगाह इस साइड में है और 6 इस साइड में है। और दोस्तों एक पड़ता है ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप में, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो 6, 6 और 1, तो कुल मिलाकर 13 मेजर पोर्ट हो जाते हैं। इन 13 मेजर पोर्ट में से 12 हैं गवर्नमेंट के और 1 है प्राइवेट। और ये जो दोस्तों प्राइवेट पोर्ट है इसका नाम क्या है? एन्नौर पोर्ट। एन्नौर पोर्ट को हम कामराजर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये किसके अंदर पड़ता है? तमिलनाडु के। तो इसका जो सिंबल है देखो, यहाँ से जा रहा है पॉइंट इसका, यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ पर है? एन्नौर पोर्ट, जिसको हम कामराजन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं कांदला पोर्ट। देखो ये रहा गुजरात। तो गुजरात के अंदर ये वाला पूछा गया है कि कांदला पोर्ट कहाँ पर पड़ता है। इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ये पड़ता है हमारा क्या? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये दोनों पोर्ट आते हैं। नेक्स्ट गोवा में कौन सा है? मोर्मुगांव पोर्ट। नेक्स्ट न्यू मंगलोर पोर्ट, उसके बाद कोच्चि पोर्ट, उसके बाद तूतीकोरिन पोर्ट, नेक्स्ट चेन्नई पोर्ट, उसके बाद एन्नौर पोर्ट। तो देखो तमिलनाडु के अंदर 3 पोर्ट हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर पोर्ट। ये तीनों के तीनों पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट ये पड़ता है दोस्तों क्या? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर पारादीप पोर्ट। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा है? कलकत्ता एंड हल्दिया पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और यह रहा हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश। इस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों पोर्ट ब्लेयर नाम से एक पोर्ट पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर भारत के 13 मेजर पोर्ट हो जाते हैं, जिनमें से 12 गवर्नमेंट के हैं और एक प्राइवेट पोर्ट है। ये जो न्यू मंगलोर पोर्ट है, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको क्या बताया कि ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक में न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो आपको बताना है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय अर्थात आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर रखी है दोस्तों? ये रखी है गुजरात के गांधीनगर के अंदर। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर गुजरात के अंदर एक और कंपनी है जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं। तो अमूल की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि क्या है। अमूल की फुल फॉर्म है दोस्तों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? अमूल बोलते हैं। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1940 में की गई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? आनंद, गुजरात के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल इसके फाउंडर थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अमूल की फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये देश की आज़ादी से पहले स्थापित की गई थी 14 दिसंबर 1940 को, यानी कि 77 साल पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो उसका नाम है दोस्तों नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है इसको। नेक्स्ट हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो प्रवासन और गतिशीलता समझौते को जो मंजूरी दी है भारत ने, वो इटली के साथ में दी है। और दोस्तों इटली की कैपिटल क्या है? तो इटली की कैपिटल का नाम है रोम। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की कैपिटल, तो नेपाल की कैपिटल का क्या नाम है? काठमांडू। नेक्स्ट, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, हम सभी को पता है। और श्रीलंका की 2 कैपिटल, एक कोलंबो और दूसरी श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक है। तो आपको इनकी कैपिटल्स के नाम भी याद रखने हैं, जर्मनी की बर्लिन, श्रीलंका की कोलंबो और श्री जयवर्धने कोट्टे, और नेपाल की काठमांडू और इटली की रोम कैपिटल है।
नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या है, तो पाकिस्तान की दोस्तों क्या है, इस्लामाबाद। कैपिटल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देखो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि डे एंड डेट्स, कैपिटल, मेला, नए जितने भी कैबिनेट के अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी की, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, या फिर आपसे कोई भी हेडक्वार्टर्स पूछा जाएगा। तो ये कुछ मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कवर करके चलने हैं। और साथ में जो करेंसी है ये भी सारी की सारी पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही जो चाइना है, चाइना की कैपिटल का क्या नाम है, बीजिंग, ये भी बात आपको याद रखनी है। हालांकि मैंने नेक्स्ट इसमें एक स्लाइड लगाई है, देखो ये वाली, कि भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, और करेंसी क्या है, रुपया, और इसकी संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी कंट्री के जो मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके नाम है, कैपिटल नेम है, करेंसी है, और उनकी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था। तो देखो उस समय पर जब 17 फरवरी के टाइम पर एग्जाम था तो ये पहुंचा था कोलंबो, श्रीलंका के पास में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसा ही कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है इस बार आपसे वर्ल्ड में जो वॉर्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इजराइल, हमास, पैलेस्टीन, इन सभी से, रसिया एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, या फिर बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हालांकि हर जगह पर इलेक्शंस चल रहे हैं अभी, तो ये सारी की सारी बातें भी पूछी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी शूट कर दिया गया, यानी कि उनके सिर में, कान के पास में गोली मार दी गई, तो USA से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये जो सायरन सुन रहे हो ना आप मेरे पीछे, यही है आपका मोटिवेशन। आपको यहीं पे जाना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना है या फिर SI बनना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखो इस वीडियो के थ्रू भी आप पीछे साउंड से भी, बैकग्राउंड साउंड से भी आप मोटिवेशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे खान अब्दुल खान गफ्फार। खान अब्दुल खान गफ्फार खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। और दोस्तों ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इनको हम पाकिस्तान का फादर कहते हैं, और हमारे यहाँ के कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी कि KLISOFC, KLI का मतलब कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड, SOFC सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया था दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि अभी 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी क्या मिला है इनको, गठबंधन के साथ में नेतृत्व करने का मौका मिला है पूरे भारत का। किस पोस्ट पर, PM की पोस्ट पर, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में ये अभी भी पद पर बने हुए हैं, और ये 18वें नंबर की लोकसभा इलेक्शन का अब की बार नेतृत्व कर रहे हैं। और दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 74 और 75 में, ठीक। और 76 में क्या आ जाता है आगे, आप कहोगे अटॉर्नी जनरल, और कैग की स्थापना कहाँ पर है, मतलब कि 148 में। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी इधर उधर से घुमाकर पूछे जा सकते हैं। अमित शाह हमारे क्या हैं, होम मिनिस्टर हैं। S जयशंकर क्या हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। और राजनाथ सिंह जी हमारे क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको जो भी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी है उसके हिसाब से आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको लक्षद्वीप से रिलेटेड भी बातें याद रखनी है कि जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में पड़ता है, और ये कहाँ पर है, केरला के अंदर, मतलब कि केरला के जो मालाबार तट है उसके पास में है। केरला के मालाबार तट के पास में स्थित है। कहाँ पर, अरब सागर के अंदर। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, कवारत्ती। तो ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम क्या है, कवारत्ती है। और ये एक प्रकार की मूंगों की चट्टानों का बना हुआ द्वीप है। मूंगे की चट्टान का बना हुआ द्वीप है कौन, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इसकी सबसे बड़ी आइसलैंड है यानी कि सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका, उसका नाम है एंड्रोट, ठीक है। और इसके जो सबसे नॉर्थ का बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं,
अमनदीवी, और जो सबसे साउथ में है, दक्षिण में है, यानी कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसको हम कहते हैं मिनिकोय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एड्रोइट क्या है? इसका सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है। एड्रोइट क्या है? इसका दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मिनिकोय सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अमनदीप सबसे उत्तरी बिंदु है। कवरत्ती इसकी क्या है? कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखो, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम 17 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जीके और जीएस के या फिर करंट अफेयर के पूछे गए थे, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है इनको। डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड्स जो मैंने एडिट कर कर आपको दी हैं, तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है और अच्छे से एग्जाम से पहले एक एक बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो सारे के सारे यहीं से पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे ही आपकी कोई भी फर्स्ट शिफ्ट खत्म होगी तो सेकंड उसी के ऊपर बेस रहेगी। ऐसे ही नेक्स्ट डे जो फर्स्ट शिफ्ट होगी उस पर बेस सारे के सारे पेपर्स रहेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट होगी एग्जाम की, उसके तुरंत बाद आपको चेक करना है कि भाई पहली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स मैंने लगाई हैं आपको। जैसे जनगणना से रिलेटेड भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।